हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स एडिटोरियल बुक का ये सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट कवर किया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का होता है टोटल। 2 घंटे का टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा, यहाँ नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये जाति आधारित गणना हुआ है बिहार में। ठीक है, और ये बिहार का जो जातिगत गणना 2022 है, इसके अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ बिहार में है 81.99%। ठीक है, सही उत्तर होगा एक, लगभग 82% है। 81.99% हिंदू धर्म है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपको मुस्लिम। मुस्लिम जो है वो आपको दूसरे नंबर पे है, और इसका आबादी जो है वो 17.7088% है। फिर तीसरे स्थान पर ईसाई है, फिर सिख, बौद्ध, जैन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाली पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? भारत में अपना शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिकिन विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय जो है वो भारत में अपना पहला शाखा खोलने वाला है। मतलब ये पहला ही विदेशी शाखा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का जो भारत में खुलेगा। ठीक है, ये पहला होगा। डिकिन यूनिवर्सिटी खोल रहा है, और ये कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपको गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। और कहा जाए इसके बारे में तो ये जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? नाटो का जो 31वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है? तो वो बना है फिनलैंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड कब से, मतलब नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो जो नाटो की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी आपको 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल को हुई थी, और 1949 में हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य के रूप में अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट है सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश के क्रम बताइए। ठीक है, सिपरी के अनुसार शस्त्र आयातक देश जो है उसके क्रम बताना है 2023 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत पहले स्थान पर, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, और कतर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, शस्त्र आयातक देश में। और इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया और चीन भी है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, और जो कि दुनिया का कुल हथियार का निर्यात का लगभग 40%, मतलब 40% निर्यात जो है वो केवल अमेरिका करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान, ये 42वां स्थान है। भारत का बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां स्थान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वो है पहले नंबर पे अमेरिका। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका है। फिर आपको इस सूचकांक में जो कुल देश ने भाग लिया उसमें टोटल जो है वो 55 देशों ने भाग लिया, और जिसमें भारत का स्थान 42वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल बने हैं नए राष्ट्रपति। 13 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। ठीक है, और एक इनके स्थान पर आएंगे तो ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया इन्होंने। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है उसमें आपको देखा जाए तो ये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होंगे। ठीक है, स्थापित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें।
अगला प्रश्न है बजट। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 19,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 19,000 करोड़ का जो बजट है वो अनुमानित है। बजट 2023-24 में लाया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को। 11 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की गई है, इसलिए अब इसे 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस वर्ष जो 2023 का थीम था वो था आइडियाज। आइडिया मतलब कहने का कि IDEAS, आइडियाज। इसमें आई फॉर इनोवेटिव, इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस और सस्टेन। ठीक है, ये था इसका थीम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया? तो 10,000 से बढ़ाकर अब कितना किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1,00,000। देखा जाए तो आरबीआई ने ई रुपए की सीमा जो है वो 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1,00,000 कर दिया। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ई रूपी लॉन्च किया गया था और एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये। ठीक है, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना भी वाउचर को भुगतान करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मालाबार नौसेना अभ्यास 2023। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 2023 का जो मालाबार नौसेना अभ्यास था इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आईटीबीपी। आईटीबीपी ने जीता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब। ठीक है, इस चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो लद्दाख और आईटीबीपी के बीच खेला गया था, जिसमें आईटीबीपी का टीम जो है वो लद्दाख को 1-0 से हरा दिया था। ठीक है, और ये हराकर ये लगातार तीसरी बार ये खिताब आईटीबीपी ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी दोनों, क्योंकि ये अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। ठीक है, एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे। मार्च 2023 में सतीश कौशिक का निधन हुआ। इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, असम के जो राज्यपाल हैं वो है गुलाब चंद कटारिया, सही है। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उइके, ये भी सही है। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो है ला गणेशन, ये भी सही है। मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस नहीं है। ठीक है, रमेश बैस नहीं है, ये है फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान। और रमेश बैस जो है वो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, महेश बैस कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? एससीओ हो गया आपको संघाई सहयोग संगठन, जिसके कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या 8 है, एक संगठन है। और इसका जो सही उत्तर होगा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया वर्ष 2005 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में। नेक्स्ट है मोढेरा। मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेहसाना। गुजरात के मेहसाना में स्थित है मोढेरा गांव। वो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव को इसको दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव से संबंधित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वो भगवान शिव से संबंधित है। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में ये विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और इस मूर्ति को विश्वास की मूर्ति या फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो प्रतिमा है ये आपको लगभग 369 फीट ऊंची है। ठीक है, 369 फीट ऊंची है। चलिए नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभय ओका समिति। अभय ओका समिति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने हेतु न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 272 किलोमीटर। ठीक है, 272 किलोमीटर भारत के उधमपुर से बारामूला तक है। ये कहां से? उधमपुर से बारामूला तक इसकी लंबाई है 272 किलोमीटर। रेलवे लाइन की योजना तैयार की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखा जाए तो ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? यह किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ठीक है, यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और ये विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गैंडों को संरक्षित करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने? ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए अर्जुन राम मेघवाल। देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले किरण रिजिजू थे कानून मंत्री, अब वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस संस्था के द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? जीवन आजाद पॉलिसी जो है वो एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए एलआईसी जनवरी 2023 में किया गया है जीवन आजाद पॉलिसी का शुरुआत। ठीक है, और ये योजना जो है ये योजना सुरक्षा और बचत के दोहरे लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मतलब पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में ये योजना जो है नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ प्रदान करेगा और दूसरी ओर यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहता है तो उसे परिपक्वता का भी लाभ प्राप्त होगा, मतलब मैच्योरिटी भी मिलेगा, मैच्योरिटी का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 महिलाओं को। वर्ष 2023 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अकल कुल कुल पद्म कुल जो दिया गया है, कुल पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं वो कुल 106 दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको पद्म विभूषण जो है पद्म विभूषण ये आपको दिया गया है कितना? ये दिया गया है 6। पद्म भूषण दिया गया है आपको, भूषण दिया गया है पद्म भूषण 9 और पद्म श्री दिया गया है आपको 91। ठीक है, ये आपको कुल 106 है पद्म पुरस्कार जिसमें 19 महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान ये विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, प्रतिवर्ष। और इसका जो इस बार थीम था या विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गुण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 एक के तहत, ठीक है, 66 एक के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों जो निर्वाचित और मनोनीत है से मिलकर बनने वाला जो निर्वाचक गण है उस सदस्यों का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 एक के तहत। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। ये उल्लेखित है आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 100 का एक में, ठीक है, 100 का एक में ये दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को अपनी कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। ठीक है, कास्टिंग वोट का अधिकार है और ये प्रयोग तब किया जाता है जब वोट बराबर हो। ठीक है, जब टाई की स्थिति हो। नेक्स्ट है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में, 1954 ईस्वी में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया। ठीक है, और इसको जो लागू किया गया था तो 1954 में तो लाया गया था और इसको 1 जून 1955 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। इसका उत्तर देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधानों पर करते हैं, सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर किया जाता है, सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, इसका भी सही होगा। और बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ठीक है, ये चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है राष्ट्रपति और विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए कहा जाए तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है और ये जो कथन है वो अंबेडकर जी का है, बी आर अंबेडकर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का। मेयर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, भारत के कुछ राज्य में इनका कार्यकाल अलग अलग होता है, जैसे कि दिल्ली और बेंगलोर में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। सॉरी, यहाँ डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। क्योंकि देखा जाए तो थुंगन समिति 1988, फिर आपको आता है अशोक मेहता समिति 1977, फिर आपको आता है बी आर मेहता समिति, ये हो गया आपको 1957, और एम एल सिंघवी समिति, ये हो गया आपको 1986। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326, ठीक है, 326 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है बोहरा समिति का संबंध। बोहरा समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। ठीक है, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो ये राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से है। ठीक है, बोहरा समिति का गठन कब हुआ था? तो बोहरा समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1933 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कृषि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग सिंपली कहा जाए तो नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, और नाबार्ड बैंक जो है वो किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से किसानों को उचित मूल्यों पर ऋण देने जैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका उत्तर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत 1975 में। ठीक है, 1975 में किया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका जो योजना का कार्यक्रम था वो 1974 से, ठीक है, 1974 से 78 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य और खनन जो है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में और कौन कौन सा है? जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, फिर आपको अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए, नहीं द्वितीयक क्षेत्र में देखा जाए, तो उसमें आपको इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण, ये सब जो है ये आपको द्वितीयक सेक्टर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्स। ठीक है, इसके लेखक हैं किन्स। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुध। ठीक है, बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। ये ग्रह जो है, इस ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, यानी कि लगभग 88 दिनों में कंप्लीट करता है, 88 दिनों में पूरी कर लेगा। और सौरमंडल का ये सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। लेकिन पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वनों का देश का उपनाम से जाना जाता है कांगो को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। कांगो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा का उदाहरण है। और जबकि आपको यहाँ देखा जाए सुसीमा और फिर आपको क्यूरिसियो, ये जो है प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, और ये जो है इरमिंजर, ये अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है?
तो इसे जोड़ता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पालघाट। पालघाट जोड़ता है कोयम्बटूर और कोच्चिन को, ठीक है, पालघाट दर्रा। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 203 किलोमीटर की है, ठीक है, 203 किलोमीटर की लंबाई है। थाल घाट अगर देखा जाए तो थाल घाट जो है वो आपको नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट आपको मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है, नासिक और मुंबई को, और ये मुंबई और पुणे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है जवाई तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? जवायक तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। जवाई तथा सुकड़ी जो है लूनी की सहायक नदी है, और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर प्रवाही नदी है। नेक्स्ट है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में है गिरना सिंचाई परियोजना, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में है। और फिर आपको यहाँ केरल में देखा जाए तो आपको पंबा है, पंबा सिंचाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो यह है दूध सागर, ऑप्शन नंबर बी दूध सागर जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है, क्योंकि ये जलप्रपात जो है वो गोवा में है, गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर आपको चुलिया, पुनासा तथा बिहार जलप्रपात जो है वो आपको राजस्थान में है। नेक्स्ट है माउंट कोयोबो स्थित है, माउंट कोयोबो कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में है माउंट कोयोबो। इसकी जो ऊंचाई है माउंट कोयोबो की वो है आपको 460, ठीक है, 460 मीटर। सैडल पिक उत्तरी अंडमान में, और फिर माउंट हैरिएट दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 राज्य। भारत के 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही चुनिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा भद्रबाहु, ठीक है, यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा कौटिल्य का देखा जाए तो ये होगा अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। फिर आपको सोमदेव, सोमदेव का हो जाएगा आपको कथा सरित सागर। फिर जयदेव का हो जाएगा आपको गीत गोविंद, ठीक है, और फिर भद्रबाहु का हो जाएगा आपको कल्पसूत्र, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? ये था ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। और इस पुस्तक में उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किए गए जो प्रयत्न है उसका उल्लेख किया था। चलिए नेक्स्ट है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को परास्त करने वाला राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपाल ने किया था, ठीक है, जयपाल ने किया था महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व, ठीक है, जयपाल ने किया। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि जयपाल की पराजय हुई थी और जयपाल इस पराजय को सह नहीं सका और उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो मुगल साम्राज्य में जो नहीं आया था वो था डोमिंग पायस, ऑप्शन नंबर डी डोमिंग पायस। सर टॉमस रो जो है वो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में आए थे। फिर बर्नियार और
ट्रैवनियर, बर्नियर और ट्रैवनियर जो है ये शाहजहां और औरंगजेब के समय में, ठीक है, शाहजहां के समय में ये, औरंगजेब के समय में ये दोनों आए थे। और फिर आपको डोमिंग पायस जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, विजयनगर आया था ये, ठीक है, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। मतलब बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। और नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सही होगा, ठीक है, तीनों ये सही है। और अगर द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाए, ये दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं हुआ है, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, ना कि द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उस अधिनियम के तहत बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत के जो देखा जाए तो पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से 1862 तक थे, ठीक है, 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया हुआ अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है वो 1829 1800 सॉरी 1928 से 1929 दिया हुआ है, ये गलत है, बल्कि ये 1828 था, 1828 ईस्वी, ठीक है। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था, अहोम विद्रोह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था, ठीक है। और सत्य शोधक समाज जो है वो मुख्य रूप से कहा जाए तो दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाता था। और ज्योतिबा फूले अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को संगठित रूप से प्रसार करने के लिए इन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ गुलामगिरी की रचना की थी, ठीक है, क्या था? गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसमें से कौन है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ठीक है। मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा के किले में है, मोती मस्जिद, ठीक है। फिर आपको देखा जाए इसमें पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, ठीक है, मरियम पैलेस, ये आपको फतेहपुर सीकरी में है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल को, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल को दिया गया था फांसी की सजा 9 अगस्त 1950 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा जो है वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही जो ट्रेन थी उस ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। और इस घटना को काकोरी कांड कहा गया था, ठीक है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल तथा अशफाकुल्ला खान, इन सबको फांसी का सजा
और फिर फांसी का सजा दिया गया था, ठीक है। इसमें एक और थे जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, वो थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी नहीं भाग लिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। गांधी जी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ठीक है। और इस सम्मेलन में गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये सही है। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, नहीं, ये विष्णु पुराण आंध्र जो है वो सातवाहन वंश से नहीं है, बल्कि ये मौर्य वंश से है, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। फिर आपको भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, तो नहीं, भारत की सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी जो है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। नासिक अभिलेख से नहीं बल्कि भीतरी स्तंभ लेख से। फिर टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, तो नहीं, नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक थी वो पिलानी ने लिखी थी, ठीक है, टॉलमी ने नहीं बल्कि पिलानी ने लिखी थी। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां से जुते हुए खेत और या उसके निशान साक्ष्य के रूप में मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। कालीबंगन से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का खोज हुआ था कब? सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ था वो था 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता कहाँ? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुए जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, कहाँ से? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारी को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरम। नगरम के नाम से जाना जाता था चोल काल में व्यापारियों को, ठीक है। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारी थे उनको पेरुंद्रम, और निम्न श्रेणी वाले जो पदाधिकारी थे उसको सेरुंद्रम कहा जाता था, ठीक है। फिर आपको पलिचंद्रम के बारे में देखा जाए तो पलिचंद्रम जो था ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, क्योटो में। क्योटो में हुआ था जलवायु सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था 1997 में क्योटो में। क्योटो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मतलब क्योटो शहर का नाम है, ठीक है, और ये आपको जापान में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका उत्तर होगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, उसको मान्यता दी गई थी। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल आपको कौन सा है? तो यह है सुंदरबन आर्द्र भूमि, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरबन, ये भी पश्चिम बंगाल में है आपको। फिर आपको भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल जो है वो है आपको रेणुका आर्द्र भूमि, सबसे छोटा, ठीक है, रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये है आपको पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ठीक है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है, ठीक है। ये कार्य जो है विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे जैव विविधता, अनुवांशिक, जाति समुदाय, परितंत्र, ये सब स्तर पे किया जाता है और निम्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा तो ये घटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में, ठीक है। और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार कहा जाए तो जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तित करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, मतलब वो घटता है। मतलब हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, इसलिए शीर्ष जो है वो मांसाहारी को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इकोटोन, ठीक है। इकोटोन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संक्रमिका। इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक विविध परितंत्रों के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे हम लोग इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है। अदिश राशि का उदाहरण बनाना है, मतलब अदिश राशि हुआ कि ऐसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चाल। चाल जो है वो एक अदिश राशि का उदाहरण है और साथ में आपको कार्य, समय, आयतन ये सब भी अदिश राशि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम के बल को व्यंजक प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है जबकि पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की जो श्यानता घट जाती है जबकि गैसों की बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता हमेशा शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको दूर और नजदीक दोनों वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ठीक है। और ये दोष जो है आपको सामान्यतः वृद्धावस्था में होती है और इसका उपाय जो है वो है बाइफोकल लेंस, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है वो गामा किरण की होती है और सबसे अधिक आयनन क्षमता जो है वो अल्फा किरण की होती है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दीर्घ किरण रॉन्टगन। ये गलत है, ठीक है। दीर्घ किरण जो है वो रॉन्टगन नहीं बल्कि मार्कोनी है, ठीक है, मार्कोनी। गामा किरण पॉल विलार्ड सही है। दृश्य किरण न्यूटन सही है। अवरक्त किरण हार्सले सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल सामान्यतः 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है जबकि वायु में देखा जाए तो ये होता है 332 मीटर पर सेकंड। कहाँ? वायु में, ठीक है, वायु में 332 मीटर पर सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट देखें तो रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी Na24। रक्त का थक्का पता लगाने में सोडियम सोडियम का प्रयोग किया जाता है जबकि चट्टान का अगर हम लोग पता लगाना चाहें, ठीक है, तो हम लोग उस समय इस्तेमाल करेंगे यूरेनियम 235 का, ठीक है। चट्टान का जब समस्थानिक पता करेंगे तो यूरेनियम 235 का लगाएंगे। लेकिन इसका इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम 24। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट एक अच्छे ईंधन में
कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। ठीक है, उसका ऊष्मीय मान जो है वो निम्न होना चाहिए। अच्छे ईंधन के गुण अगर हम लोग देखें तो जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद अवशिष्ट पदार्थ ना बचे और जिसका प्रज्वलन ताप निम्न हो, ये होता है एक अच्छे ईंधन का गुण। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है काओलीन। काओलीन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है काओलिन। ठीक है, अब अगर देखा जाए और भी अयस्क हैं इसके, जैसे कि आपको बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, काओलिन, ये सब जो है आपको एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। फिर आपको देखा जाए नाइटर, कार्नेलाइट, ये सब जो है पोटेशियम का अयस्क हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 एवं 7। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी जो है वो मोसले के नियम पर आधारित पे है। इसमें तत्वों के गुण, उनके परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है सोरेनसेन। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल कब दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। सोरेनसेन द्वारा 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया गया। और किसी विलियन का पीएच मान देखा जाए तो वो 7 से कम होने पर वो विलियन अम्लीय, और पीएच मान अगर 7 से अधिक हो गया तो वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से। कौन कौन होता है? तो देखिए, असूत्री विभाजन जिसे हम लोग एमिटोसिस कहते हैं। फिर आपको समसूत्री विभाजन जिसे मिटोसिस कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। 3 तरह से होता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन जो है वो अगर इसके बारे में कहा जाए, कोशिका विभाजन जो है वो सर्वप्रथम कब आया था, कब दिया गया था? तो 1855 ईस्वी में दिया गया था, विरचाउ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीनिया कैपिस, टीनिया कैपिटिस। मनुष्य में गंजापन के लिए टीनिया कैपिटिस नामक जो कवक है वो जिम्मेदार है। और जबकि त्वचा का जो खाज होता है, मतलब स्कैबीज जो होता है, उसके लिए कहा जाए तो एक्रिस स्कैबीज जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चावल, गेहूं, गन्ना किस कुल के पौधों का उदाहरण है? चावल, गेहूं और गन्ना जो है किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनेसी। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनेसी। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सब जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का उदाहरण है। और आपको देखा जाए लहसुन, प्याज, ये सब आपको लिलिएसी कुल का उदाहरण है। ठीक है, लिलिएसी में कौन कौन आ गया आपको? लहसुन, प्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो हार्मोन है जो जिसका खोज किया गया था कुरोसावा के द्वारा 1926 में। कब किया गया था? 1926 में किया गया था इसका। किसके द्वारा? तो कुरोसावा के द्वारा। और ये हार्मोन जो है बौने पौधे को लंबा करने और फूल बनाने में मदद करता है। ठीक है, जिब्रेलिन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है, वो है बकरी, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता में अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको लोमड़ी, भेड़िया। ठीक है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, क्योंकि ये लोग तो ये बकरी जो है वो घास जो प्रथम प्राइमरी सेक्टर में वो सब खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का जो नामकरण हुआ है वो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने
1953 में पादप कोशिका तथा फिर आपको जीई पैलोड ने 1953 में आपको जंतु कोशिका के राइबोसोम को देखा था। और राइबोसोम का नामकरण कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। किसके द्वारा? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। समसूत्री विभाजन का प्रमुख विशेषता अगर देखें तो ये विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल, दो संतति यानी डॉटर सेल का रूप निर्माण होता है। ठीक है, इसकी सबसे छोटी अवस्था जो है वो प्रोफेज है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्न्याशय द्वारा कौन सा स्रावित नहीं होता है एंजाइम? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है। देखिए, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये जो है वो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय से निकलने वाले जो जठर रस में एंजाइम होते हैं वो कौन होता है? तो पेप्सिन और रेनिन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को है 3 बार किया गया है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। कब कब किया गया है? तो आपको जैसे 1917 में किया गया था, फिर आपको 1944 में किया गया है और फिर आपको 1963 में किया गया है। 3 बार आपको रेड क्रॉस को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1863 में हुआ था स्थापना। ठीक है, और प्रतिवर्ष हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, मंडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मंडी और झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मंडी, झागोर, खोल, ढाकनी आदि नृत्य का संबंध जो है वो गोवा से है। फिर नेक्स्ट है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कृषि के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो बोरलॉग दिया जाता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है, द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए? ठीक है, 36 रुपए प्रति लीटर का मूल्य है। ठीक है, और इसमें कितना मिलाया जाए कि ये हो जाए आपको 28 रुपए। ठीक है, तो यहाँ आपको ये 28 और यहाँ आ गया आपको 8, यानी कि 28:8 किया जाए तो 7:2 में। ठीक है, 7:2 यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है जो एक अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा और बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करता है, यानी 5 दिन जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है? तो 5 गुने 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, यानी 5 दिन का कार्य जो कंप्लीट हो गया है वो कितना हो गया? तो ये हो गया आपको 9/20। 9/20 कार्य कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो शेष कितना बचा? शेष कार्य बचा है आपको 1 माइनस 9/20 यानी कि 11/20 कार्य जो है ये शेष है। ठीक है, शेष कार्य। अब देखा जाए तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए का 1 दिन का कार्य कितना था? ए जो है 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 दिन में 1/20 करेगा, यानी कि आपको कुल कार्य करने में यानी 11/20 कार्य करने में कितना लेगा? तो 11/20 काम करने में लगेगा आपको 20 गुने 11/20 यानी कि 11 दिन।
आंसर सही होता ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से ऊपरी उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसका इसका संबंध जो होगा वही इसका और इसका संबंध होगा। तो इसका जो संबंध आ रहा है पहले उसका संबंध को देखा जाए तो 14, ठीक है 14 है ना, 14 गुण 112 यानी कि 14 गुने 14/2 प्लस 14 अगर किया जाए तो ये आता है 112। ठीक है, तो इस तरह से 18 को किया जाएगा 18 गुने 18/2 प्लस 18 अगर करते हैं तो ये कितना आएगा 9, यानी कि कैलकुलेट करके ये आ रहा है आपको 180। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो 8 इंटू 6 बाई सॉरी 8 इंटू 6 माइनस 6/2 अगर ये किया जाए तो 45 आता है। ठीक है, 6 इंटू 10 माइनस 10/2 किया जाए तो 55। तो अगर 12 इंटू 4 माइनस 4/2 किया जाए तो ये आता है 46। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है दी गई आकृति की त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो गिनना है त्रिभुजों की संख्या, तो ये गिनकर आपको आएगी टोटल 19। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 19। तो ये था सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ सेट नंबर हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।